अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लब आज़ाद। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, वफाकी बजट के आने के बाद अवाम बिलअमूम ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आए और सियासी जमातें बिलखसूस उन्होंने अवाम के जज्बात की अक्कासी की और उन्होंने रद्द किया, मुस्तरद किया ये मौक़िफ़ वफाकी हुकूमत की जानिब से कि ये बजट जो है वो अवामी था। बहरहाल वफाकी हुकूमत ने कोशिश की कि बजट को किसी हद तक वो बैलेंस रख सकें, रिफॉर्म्स भी लाएं और इन कठिन हालात में जब बिजली का बहरान है, दहशत गर्दी है, आमदन के ज़राए है नहीं, तो इन कठिन हालात में किसी हद तक वो बेहतर बजट अनाउंस कर सकें। बहरहाल 46% पावर सब्सिडी वफाकी हुकूमत ने कम की है वापडा और के इलेक्ट्रिक की। क्योंकि हम कराची में मौजूद हैं तो के इलेक्ट्रिक की 16 अरब रुपए की सब्सिडी कम होने से मजीद कितना बर्डन पड़ेगा आवाम पर, आवाम कितनी मुतासिर होगी। लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे की एवरेज कराची में अब भी जारी है और अवाम शदीद परेशान है। ताजिर बरादरी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, तो अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू और ताजिर बरादरी का पॉइंट ऑफ व्यू हम आपके सामने लेकर आएंगे कि अगर आने वाले दिनों में बिजली का बहरान मजीद ख़राब हुआ, लोड शेडिंग मजीद हुई, कुंडा मजीद लगाया गया, बिजली चोरी मजीद हुई और पावर रेट भी बढ़ गए, तो फिर क्या होगा और क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेट है? अगर नहीं तो अवाम इस बर्डन को कैसे देख रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी बात पर फोकस करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से बिजली का बहरान अपनी जगह जारी है और अवाम बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग कराची में इस वक्त जारी है और पूरे पाकिस्तान में भी बिजली का जो बहरान है वो अपनी जगह पर मौजूद है और इफेक्टिव जो इक़दाम करने चाहिए थे वफाकी और सूबाई हुकूमतों को, वो उन्होंने नहीं किए। सो आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे हैं कि जो सब्सिडी कम की है कि इलेक्ट्रिक की, वफाकी हुकूमत ने 36 अरब से 20 अरब तो 16 अरब रुपए कम होने से बिजली के नर्ख मजीद बढ़ने का अंदेशा है। सो अगर बढ़ते हैं बिजली के नर्ख तो कराची की अवाम पर उसका क्या असर पड़ेगा और आम बंदा उस असर को, उस फाइनेंशियल बर्डन को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, इस हवाले से अवाम की राय लेते हैं और देखते हैं कि अवाम क्या कहते हैं। बिजली का बहरान अपनी जगह जारी है, लोड शेडिंग भी हो रही है, आम बंदा कितना मुतासर हो रहा है? सर मैं क्या कहूँ, मुतासर है, मैं भी उन मुतासरीन में से ही हूँ। तकरीबन 8 घंटे बिजली होती है, नहीं होती, और इसके अंदर से भी बोनस अगर है कम हो जाए तो पूरे दिन में 8 घंटे की, पूरे मतलब 24 घंटे में 8 घंटे बिजली जाती ही जाती है। इसके अलावा अगर ज़्यादा जाए तो बोनस है। तो सर ये बताएं कि अभी बजट में जो इकदाम लिए गए हैं वफाकी हुकूमत की जाने से बिजली के हवाले से, उससे आप मुतमईन हैं? आप समझते हैं बिजली आने वाले दिनों में बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा या लोड शेडिंग कम हो जाएगी? बिजली का बहरान तो ज़िंदगी भर ख़त्म होना ही है पाकिस्तान के अंदर। जो नया हुक्मरान आएगा वो यही कहेगा कि ये हम कम कर देंगे अपने वोट कास्टिंग के लिए, लेकिन ये मेरी नज़र के अंदर कभी ज़िंदगी में ख़त्म होगा ही नहीं पाकिस्तान, जब तक कि हमारी नीयतें सही नहीं होंगी। बिजली के बहरान के हवाले से क्या कहेंगे? बिजली के बहरान जिस है तो संगीन है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब इतने सालों से कुछ मुतमईन आप नजर आते हैं? क्योंकि इसाक डार साहब ने कहा है कि दिसंबर 2017 तक लोड शेडिंग को तकरीबन खत्म कर देंगे, तो मुतमईन हुए उनकी स्टेटमेंट से? देखो अभी अगर कर देते हैं तो ठीक है, वरना तो फिर यही है जो चलता आ रहा है। अच्छा, सब्सिडी कम हुई है के इलेक्ट्रिक की 16 अरब रुपए, तो रेट तो बढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर आम बंदा क्या करे? लोड शेडिंग भी हो रही है, रेट भी और बढ़ जाएगा, मसला भी हल नहीं हो रहा, फिर क्या होगा? अब आपके ख्याल में रेट बढ़ेंगे? जी हाँ, 16 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी कम की है, 36 अरब से 20 अरब कर दी है, तो 16 अरब रुपए वो जेब से तो नहीं देंगे, आम बंदे पर बोझ डालेंगे ना फाइनेंस में। नहीं सर, आप क्या कहेंगे? हाँ नहीं, बिल्कुल असर तो करेगा लोग। सब्सिडी कम की है तो रेट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेट जब बढ़ेगा तो आम बंदा कितना मुतासर होगा? भाई हर कोई मुतासर होगा, इसमें लो कैटेगरी भी आ जाएगा, मिडिल क्लास तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा। तो रेट बढ़ना चाहिए? नहीं, बढ़ना तो नहीं चाहिए।
वैसे ही महंगाई के बारे में लोग काफी परेशान हैं। सर फिर क्या किया जाए? वफाकी हुकूमत कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, टैक्स कलेक्ट नहीं होते, बिजली का बुहरान भी नहीं खत्म हो रहा, सब्सिडी भी कम हो रही है, तो इस पूरी सूरत हाल में क्या किया जाए? बस सब्र किया जाए आवाम को। आवाम सब्र कर लेगी? आवाम सब्र कर। जी सर, सब्र करें। सबर तो अवाम नहीं करेगी, अवाम खुद तंग हो गई है, इस हुकूमत से भी तंग हो गई, अब तक तो सब्र ही कर रहे हैं आवाम। इस हुकूमत से भी तंग हो गई है। इतनी लोड शेडिंग है कि उसमें पूरे दिन के अंदर सिर्फ 3 घंटा लाइट होती है और लोड शेडिंग एकदम ज्यादा है। और बिल आ रहे हैं, वो तो जिसकी तनख्वाह 10,000 है, बिल 8,000 आ रहे हैं। तो सर अगर सब्र नहीं हो रहा और आगे आने वाले दिनों में लोड शेडिंग भी खत्म नहीं हो रही, रेट मजीद बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? भूख मरेगी वही अवाम, बेरोजगारी, गुर्बत बढ़ेगी। वही फिर चोरियां डकैतियां वही होएगी और कुछ भी नहीं होएगा। फिर यही बोलेंगे कि इसका मोबाइल छीन लिया, उसका पर्स चला, वो बेरोजगार है, तो फिर क्या करेगा वो? सर बहुत शुक्रिया। जी सर, आप क्या कहेंगे? बिजली ज़्यादा महंगी होगी तो ज़्यादा गरीब आवाम तंग तो पड़ेगी ना। में जिस तरह मोबाइल सिस्टम इतने आम कर दिए गए हैं पूरे पाकिस्तान में, ये सोलर सिस्टम जो इतने बड़े बड़े लगा रहे हैं, ये आवाम को अगर दिए जाए ना, उस पर ये सोलर पैनल इंस्टॉलमेंट पैनल पे दिया जाए तो लोग ये अगर इस्तेमाल करें, घरों में इस्तेमाल करें, तो ये जान छूट जाएगी हमारे लोड शेडिंग से। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो ये गवर्नमेंट का काम है करना ना सारा। ये गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो ये क्यों नहीं कर सकती, बता रहा हूँ। मोबाइल देखा एक छोटी सी चीज पूरे पाकिस्तान में हर घर में हर बच्चे के पास है। तो अगर ये सोलर सिस्टम को इंस्टॉलमेंट पे दिया जाए, 3,000 रुपये महीने पे अगर दिया जाए, तो क्या नहीं, क्यों नहीं हो सकता? मुझे सर सिंध हुकूमत का बजट आ रहा है, तो आप समझते हैं सूबाई हुकूमत इस हवाले से कुछ करेगी? सूबाई हुकूमत आप देख लो, 5 साल 8 साल से कुछ भी नहीं किया इन्होंने भी। अब क्या करेगी मुझे बताना। 40 साल से यहाँ बैठी हुई, यहाँ पे कराची में कोई काम ही नहीं हो रहा यहाँ पे, मुझे बताएं जरा। जी जितने वडेरे सारे लोग सिंध से आके यहाँ बैठे हुए सारे आके, कराची का कोई नुमाइंदारी यहाँ नहीं पे नहीं है, तो कहाँ से काम होगा बताएं मुझे जरा। इनको जो नहीं रखती। आप मलिर के पुल पे जाए, मैं उस तरफ जाए कभी जाना हो तो तबाक से 2 साल से पुल पड़ा हुआ, बीमार पुल नहीं बना अभी नहीं बना, लोग जलील ख्वार हो रहे हैं, यकीन जाने बता रहा हूँ। पैसे भी खा लिए पुल ऐसे, अब इतने लोग जलील हो रहे हैं, यकीन करें। तो आप समझते हैं जिंदगी मुश्किल हो रही है? मुश्किल क्या, मुसीबत है भाई, कहाँ से मुश्किल है? बिजली के बुहरान के हवाले से क्या कहेंगे? अभी तो लाइट आ रही है यहाँ पे, तो वैसे लोड शेडिंग ज्यादा है कराची में, तो आप मुतमईन हैं आने वाले दिनों में लोड शेडिंग कम होगी? नहीं, बहुत मुश्किल है। जो 50 साल में कुछ नहीं कर सके, अब क्या करेंगे? नहीं होगी, बहुत मुश्किल है। तो रेट तो मजीद बढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के? बस अब ये तो गुजारा करना ना, क्या करें? गुजारा हो जाएगा? गुजारा हो जाएगा, करना है, वरना लाइट काट देते हैं, बड़े प्रॉब्लम। 2-2.5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है रोज की। 2-2.5 घंटे? हाँ, तक 8 घंटे 12 घंटे में तकरीबन 7.5। तो सर 2-2.5 घंटे तो कम नहीं है, क्योंकि पहले तो 10-10 12-12 घंटे हो रही थी, तो उसके मुकाबले में 2 घंटे तो कम है जैसे आप कह रहे हैं। नहीं, 12 घंटे तो हर जगह नहीं हो रही ना, मसले कहीं तो लाइट जाती नहीं है, हालांकि बिलिंग भी पूरी है। मसले अब क्या करें, गर्मी है, लोड शेडिंग का गुजारा तो। बहुत शुक्रिया। जी सर, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारे अपने कुछ ऐसे हालात हैं, अपने हालात अवाम ने खराब किया, हम बिल भरते नहीं। कुंडे सिस्टम आप देखें ना, ज्यादातर सरकारी जगहों पे कुंडे सिस्टम लगे हुए हैं। अवाम जिम्मेदार है? हमाम जिम्मेदार है, कैसी कोई जिम्मेदार नहीं है। बिजली ऐसी चीजें जो रुकती नहीं है, लेकिन वो हम सोचते ही नहीं कि आने वाले कल के लिए हमें बिजली की जरूरत है। जितनी भी कच्ची आबादियां हैं ना, पूरे कराची की बात कर रहा हूँ, आप जितने बिल देने वाले ना, उनका नहीं, उनके वहाँ ज्यादा मसले मसाइल है कच्ची आबादियों में। कच्ची आबादियों में आप ये पहले कच्ची आबादियों को बंद करें, वहाँ बिजली ऑफ कर दे, फिर देख बिजली कितनी बचेगी। तो सर कच्ची आबादियों वाले क्या करें, वो फिर कहाँ जाएंगे? आ जाए, बिल भरें, मीटर लगाएं। ना किसी के पास मीटर है, ना कोई बिल भरता है, सब कुंडे पे चलते हैं। अभी उनको देख के हम जो है ना, जो बिल भरने वाले ओबीसी पे आ गए, कुंडे पे आ गए। जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है, उनको आबाद करने के अंदर जो भी कच्ची आबादियाँ डेवलप होती हैं, वो उसका जिम्मेदार कौन है? आप और हम तो कहीं झुग्गी डाल के दिखा दें। पुलिस की मदद, वजीरों की मदद, सबकी मदद से होता है। और वजह यह है कि ये कुंडा सिस्टम है, सबकी पैदा है। सर ये जो बिजली का बुहरान है, आपकी नजर में, आप अवाम में, और अवाम ही ताकत का असल में सरचश्मा है, उसी की वजह से सिस्टम चलता है और सिस्टम उसी के लिए। तो मुझे ये बताएं मसला हल क्यों नहीं हो रहा? मसला हल होगा नहीं जब तक इस मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। हर जगह तो करप्शन है, जिस डिपार्टमेंट में चले, आपके पास 1 लाख रुपए का बिल आ गया, जेन्युइन भी बिल है, वो मीटर घुमा दो, पैसे ले लो, रिश्वत दे दो, आधा कर दो। जो डिपार्टमेंट में बैठे सबसे बड़े चोर ये हैं, हम और आप कुछ भी नहीं है। बिल बढ़ जाए, कम हो जाए, सारी ज्यादती आवाम के साथ है। आप किसी डिपार्टमेंट में, सारे करप्शन की बुनियादी हुकूमत है, बस खत्म। यही जिम्मेदार है। कौन सी हुकूमत? जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत ही जिम्मेदार है ना। हमारे पास तो क्या इलेक्ट्रिक है ना, जितनी चोरी चकारी कुंडा चल रहा है, एतराफ में चले आए, एहसनाबाद चले आए, पहलवान कोट चले आए, कोई काट के दिखाए किसी का तार। सर वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी कम की है, तो
तो अब रेट बढ़ेगा आगे आने वाले दिनों में 2 से 3 रुपए फी यूनिट रेट बढ़ेगा। अब मजीद अगर रेट बढ़ता है तो आप समझते हैं लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी, चोरी मजीद बढ़ेगी? बढ़ेगी और फिर सफर कौन करेगा? आप और हम ही सफर करेंगे ना, कहाँ से पूरा करेगा आदमी? वो तो आएंगे काट के चले जाएंगे, बिल आपको दे दिया, भरो नहीं भरा, काट दिया। जो कुंडा चला रहा है, फ्री में चला रहा है, उसका कोई किसी का बाप भी नहीं काट सकता। मैं बता दूं, काट के दिखाएं आप, आए किसी जगह पे अच्छी जगह पे चलें और काट के दिखा दें मुझे। सर अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अवाम भी काफी हद तक जिम्मेदार है। क्या वजह है कि बिजली चोरी को हम चोरी नहीं समझते? आप समझते हैं सोसाइटी का भी मसला ही है करप्शन, उसमें जिम्मेदार अवाम भी है। लेकिन आप 1 मीटर आपने एक लगाना है, मिसाल के तौर पर कच्ची आबादी सही, उसका इतना लेंथी प्रोसीजर है कि आप लगवा ही नहीं सकते। उसको 20,000 25,000 का एस्टिमेट देंगे, कहाँ से लगवाएगा? लोड शेडिंग और बिजली चोरी ये मजीद बढ़ेगी आने वाले दिनों में? बढ़ेगी। अगर रेट बढ़ता है तो लोड शेडिंग और बिजली चोरी दोनों बढ़ेंगे? दोनों बढ़ेंगे सर, दोनों बढ़ सकते हैं। तो आवाम फिर क्या करेंगे? जो गरीब आदमी है, 12 करोड़ अफराद 2 वक्त का खाना खाने से महरूम है, 200 रुपए रोज की आमदन नहीं है उनकी, तो वो फिर क्या करेंगे? जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? जो मीटर वाला है वो भी काट के कुंडा ही लगाएगा, यही कर सकता है और क्या करेगा। कुंडे मजीद लगेंगे? जी सर। कुंडे लगेंगे। अब तो मीटर वाले भी चोरियां कर रहे हैं, तो बंगलों में चले जाएं, रात को अलग तार होता है, सुबह उड़ गए दफ्तर जा रहे हैं, तार निकाल के चलेगा। करें सर्वे। हर आदमी चोर है। जो 1,000 गज के बंगले में रह रहा है, 4-4 6-6 एसी चला रहा है, वो भी चोरी कर रहा है। उसको कौन पकड़ रहा? कोई भी नहीं पकड़ रहा। पूरी कराची सर्वे कर ले इलेक्ट्रिक के हवाले से, हर आदमी परेशान है। पानी नहीं है, इलेक्ट्रिक को तो दफा कर दें, अब तो पानी भी नहीं आपको पीने का। आने वाले वक्त में तो हो सकता है ये ऑक्सीजन भी ना मिले आपको। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी खान साहब क्या कहेंगे बिजली के हवाले से? बिजली किथे बाबा, असां वटि बिजली न को पानी कुछ भी कान्हे। हिते जहानाबाद में रहूं त मेवाशा कब्रस्तान, हिते जेको बि राति जो निकिरे थो त लूटियो वञनि। 50-100 जेको आहे मोबाइल आहे सो बि लूटियो वञनि, आहे कुझु बि कोन। असां टिप न खणा थो, वाटर पंप खां शुरू करें, वाटर पंप सखियां करियूं नाज़माबाद गोलीबार अलीबाई स्कूल गुरु। सर ये मुझे बताएं, सिंध हुकूमत का बजट आ रहा है, सिंधी भाइयों के लिए कोई रिलीफ होगा? कुछ भी कोने, केर था ॾीन बाबा। पीपल्स पार्टी वारा त ॾीन ही कोन था। पीपल्स पार्टी वारा आहिनि चोर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं कि के इलेक्ट्रिक का रेट बढ़ने वाला है बिजली का, क्योंकि सब्सिडी वफाकी हुकूमत ने कम की है। तो आप समझते हैं कि कराची में जो लोड शेडिंग जारी है, जो बिजली का बहरान पूरे मुल्क में है, बिलअमूम और बिलखसूस कराची में, तो आप समझते हैं कि लोड शेडिंग और बिजली चोरी ज़्यादा बढ़ेगी? मेरे ख्याल में बढ़ेगी इससे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बिल्स को इंक्रीज़ कर देंगे और जो आपका मिडिल क्लास तबका है या लोअर मिडिल क्लास तबका है वो आपका अफोर्ड नहीं कर पाएगा, फिर देन इसको ऑब्वियसली वो ऐसे रूट्स देखेगा जहाँ पर आपकी बिजली उसको या तो सस्ती पड़े या उसको बिल ही ना पे करना पड़े। तो लोड शेडिंग इससे बढ़ेगी, कुंडे बढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो क्या मसला क्या है? अब ये हल क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वफाकी हुकूमत ने भी कहा है कि दिसंबर 2017 तक वो कोशिश करेंगे कि लोड शेडिंग खत्म हो। अब सूबाई हुकूमतों की ज़्यादा जिम्मेदारी है इस हवाले से, तो सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। देखिए जहाँ तक ये कराची की बात है तो अभी सूबाई हुकूमत उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि कई प्राइवेटाइज सेक्टर है। लेकिन समहाउ हमें अपने लाइन लॉसेस को देखना पड़ेगा, लाइन लॉसेस को कम करना पड़ेगा, और फिर जो आपके ओवरहेड जो आपकी वायरिंग जा रही है, केबल्स जा रहे हो, उसके ऊपर भी के इलेक्ट्रिक काम कर रही है, अंडरग्राउंड की तरफ जा रही है। लेकिन समहाउ जब तक हम रिलीफ नहीं देंगे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से, आवाम को, लोगों को सब्सिडाइज नहीं करेंगे बिजली, उस टाइम तक आपके मसले हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहेंगे? अभी तक लोड शेडिंग पर हुकूमत ने काबू नहीं पाया, के इलेक्ट्रिक भी काबू नहीं कर पाई, बिजली चोरी अपनी जगह पर है, और अब आगे आने वाले दिनों में बिजली का रेट और बढ़ने वाला है, तो आम बंदा क्या करे? आम बंदा यही है कि कुंडे लगाए, और क्या करेगा? कुंडे और लगेंगे। बिल्कुल। अभी एक चीज 10 रुपए की थी, तुम 20 रुपए की करोगे तो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा बिल और कहाँ से पूरा करेगा? सर 2 से 2.5 रुपए रेट और बढ़ सकता है। रेट ही बढ़ाते जाओ, लोग कुंडे लगाते जाएंगे, गरीब आदमी खाना पूरा करे, रोटी पूरी करेंगे, बिजली का बिल पूरा करे। मेरे को बताओ सर, ये तो हल नहीं है ना कुंडा लगाना। यही हल है, फिर आप बिजली सस्ती करो, कोई कुंडा नहीं लगाएगा।
रात को घर पे जाओ लाइट नहीं है, यहाँ काम पे आओ लाइट नहीं है, क्या से करेगा बंदा बताओ। जी आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा, गरीब आदमी तो यही कर सकता है भाई, और तो बच्चे सिर्फ कुंडा लगेगा, और क्या है? चोरी होगी और कुंडे लगेंगे, इसके अलावा हल नहीं है अभी। आप बताएं गरीब आदमी की तनख्वाहें कितनी होती हैं? 12,000 14,000। मिसाल के तौर पे कोई दिहाड़ी वाला काम करता है दिहाड़ी पे, यहाँ हड़तालें इतनी ज़्यादा होती हैं, शटर डाउन हड़तालें होती हैं। गरीब आदमी तो दिहाड़ी तो 200-300 रुपये कमाता है, उसमें क्या पूरा करेगा? बच्चों की स्कूल की फीस पूरी करेगा, घर के अखराजात पूरे करेगा, या केसी वालों के बिल पूरे करेगा। यानी सियासतदानों की नाअहली की कीमत गरीब आदमी अदा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब आदमी जो है हराम खाने पे मजबूर हो रहा है। कुंडा लगाना भी एक हराम है शरई तौर पे, लेकिन गरीब आदमी के पास और कोई हल नहीं। यानी बिजली का रेट जूं जूं बढ़ेगा गरीब आदमी मजबूर होगा कुंडे लगाने पे। मजबूर होगा। सर ये बात सही है? बात ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात करूं, इसको ना मैं सही कह सकता हूं ना गलत कह सकता हूं। इदारे मौजूद है और आप मुझसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं कि कोई इदारा ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। ये GST और प्लानिटी और ये और वो लगा करके लोगों को मजबूर किया गया है। जब ये बिजली मतलब लोड शेडिंग नहीं था, कोई कुंडे शोंडे नहीं लगाता था। अक्सरियत पाकिस्तान की जो है ना वो गरीब है, उनको अगर सही वो मिले तो इससे ईमानदार कोई नहीं है। क्यों? 12 करोड़ अफराद 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, पाकिस्तान की सिचुएशन ये है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे, यू आर राइट, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन हम ईमानदार क्यों नहीं बन रहे? आप इधर खींच रहे, वो उधर खींच रहे, हर एक कहते हैं कि पाकिस्तान को जन्नत बना दूंगा, बनाता कोई नहीं है। वोट लेकर के फिर आप उनसे मिल नहीं सकते हो। सर सूबाई हुकूमत का बजट आने वाला है 12 जून को। सूबाई हुकूमत अब क्या करे बिजली के हवाले से, क्योंकि अब सूबों को ही अपना काम करना है 18वीं तरमीम के बाद, तो सूबाई हुकूमत सिंध कुछ कर सकती है बिजली के हवाले से? आपके इस सवाल का जवाब इस तरह देंगे कि हम यानी हमारे मुल्क में जमहूरियत नाफिज है, ठीक है। जमहूरियत में अक्सरियत के उसको देखा जाता है। अक्सरियत है गरीब, उन गरीबों का ख्याल रखा जाए, उसके मुताबिक बजट बनाया जाए, ठीक। तो उनके मुताबिक बजट नहीं बनता? मेरे ख्याल में तो आज तक बना ही नहीं है। सारा बोझ तो गरीबों के ऊपर है। सर अभी भी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत सारे कुंडे मुझे नजर आ रहे हैं ऊपर, तो ये तो हर जगह, हर मार्केट, हर गली में यही सिचुएशन है, तो मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कम है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अगर हम वाकई मुसलमान बन गए या पाकिस्तानी सही तरीके से बन गए, अल्लाह की रहमत जो है ना, आप देखें ये गर्मी को देखें, जब बिजली नहीं है क्या करें, कुंडे नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? सर ये मुझे बताएं, आने वाले दिनों में लोड शेडिंग में मजीद इजाफा होगा क्योंकि के इलेक्ट्रिक अपना रेट बढ़ाएगी क्योंकि सब्सिडी उसकी कम होगी? सर प्रॉब्लम ये है कि कभी भी इसका सोल्यूशन निकला नहीं है ना, हमेशा ऐसा मारामारी होती है। कभी भी बजट आता है और आवाम के खिलाफ आ जाता है, तो बहुत सारे चैनल्स भी होते हैं, लोग बेचारे अपने अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं, लेकिन उसका एक्शन नहीं आता, कभी भी नहीं। हल है हमारे पास? हम आपके मेरे से कैसे हल होगा? अभी एक हमारे पास मतलब हमारी हुकूमतों के पास हल है, सब कुछ है, सब कुछ है, क्यों नहीं है? सब कुछ है, लेकिन होता नहीं है। करप्ट टोटल है ना, खाली हुक्मरान करप्ट नहीं है सर, पंचर वाले के बाद जाओ वो भी करप्शन करता है, आवाम भी करप्ट है। जब हम सही होंगे तो सब सही हो जाएगा। सर बिजली का बहरान अपनी जगह जारी है, लोड शेडिंग अपनी जगह हो रही है, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, और अब सब्सिडी क्योंकि कम की है वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक की, तो रेट मजीद बढ़ने का खदशा है। आप समझते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन हमारी ओवरऑल बिजली के सिस्टम की, पावर सेक्टर की, वो मजीद खराब होगी? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और ये आपको पता है कि जिस तरह इन्होंने गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम दी है, तो गरीब आदमी का गुजारा कैसे होगा? बहुत मुश्किल हो जाता है। कम सैलरी है, और आपको पता है अभी 7.5% इन्होंने बढ़ाई है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि सिर्फ मेडिकल अलाउंस जो है वो जम किया जाएगा, तो गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा? आप बताएं, बिजली के बगैर तो गुजारा नहीं है। और जो गर्मी का हाल है आप जानते हैं, देख रहे हैं, ज़रा सी गर्मी होती है, थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है तो के इलेक्ट्रिक की जो है बिजली गायब हो जाती है। साहब आपको पता है गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है भाई। तो अभी फिर क्या होगा सर, अगर रेट मजीद बढ़ता है 2 से 3 रुपया फी यूनिट, तो फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो आम बंदे की जेब पर कितना पड़ेगा? आम आदमी पे भाई यही होगा कि हम पत्थर के दौर में दोबारा चले जाएंगे, वही लालटेनें जलानी पड़ेंगी और उसी तरह पानी लाना पड़ा करेगा ढो के, क्योंकि जब बिजली नहीं होगी तो जाहिर बात है पानी भी नहीं होगा। और हर सहूलत बिजली से,
सारी दुनिया में जो भी आदमी होता है सबसे पहले एनर्जी को देखते हैं, सारी दुनिया एनर्जी पे जोर देती है। और उसके अलावा ये आप इस तरह अगर महंगाई करते रहेंगे तो गरीब आदमी तो पिस जाएगा भाई। सर 200 से 300 यूनिट की जो स्लैब है वो तकरीबन 8 रुपए की है, तो 2 रुपए अगर मजीद बढ़ेंगे तो 10 रुपए हो जाएंगे। तो एक बंदा अगर 1000 यूनिट यूज करता है या 500 यूनिट यूज करता है तो उसकी जेब पर तकरीबन 1000 रुपए का असर आ जाएगा। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1000 रुपया वो कहाँ से मैनेज करेगा? ये बात सोचने की है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। फिर वो कहते हैं जी जमहूरी दौर सबसे अच्छा है, तो इससे अच्छे वो दौर तो पुराने थे जिसमें गरीब आदमी को कम से कम सब्सिडी तो मिलती थी। बिजली पे, आटे पे, हर चीज पे महंगाई है, बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। सर बहुत शुक्रिया। जी सर आप क्या कहें? मैं तो ये कह रहा हूँ लोगों को अब सोलर एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए। सोलर दें? हाँ, सोलर एनर्जी इस्तेमाल करें, बिजली को हम क्यों नहीं कर रहे? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर रहे? ये सब सही हो जाएगा। आप यकीन माने सब सियासतदानों को उड़ा दो, सब एक भी नहीं बचे, एक भी। ऐसा किसको उड़ा दें? जितने सियासती हैं, जितने जरदारी है, नवाज शरीफ, इमरान है, कोई भी, ये मुल्क में खत्म हो जाए, ये मुल्क A1 हो जाएगा, ना बिजली जाएगी ना कुछ जाएगा, अल्लाह जानता है। ये जितने हैं उड़ा दो, एक भी नहीं बचे। एक जो है 1 लाख 2 लाख कम हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, मुल्क में फर्क पड़ेगा, आबादी कम हो जाएगी। क्या बात? जी सर आप क्या कहें? अच्छा कितने मरते हैं रोजाना? इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे पास 5-6 खुमैनी एक साथ आने चाहिए। ईरान में सर बिजली का मसला हल नहीं हो रहा, रेट और बढ़ने जा रहा। हल भी नहीं हो सकता। सर आपकी बात सही है, मैंने मान ली। हल भी नहीं हो सकता। सब इन लोगों के गंदे, सब सियासतदानों के गंदे ही है। हमारे मुल्क में सब कुछ है, सब कुछ है, एक अच्छा सियासतदान नहीं है बस। इस मुल्क में हर चीज अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर 27 नियमों का जिक्र किया है। 27 नियमतों का जिक्र किया सूरह रहमान में। हमारे पास उसमें 23 नियमतें मौजूद है, लेकिन हमारे मुल्क में एक अच्छा सियासतदान नहीं है। वो आ जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा बस। आम बंदा और मुतासर होने जा रहा है लोड शेडिंग से। हर बंदा मुतासर हो रहा है। कौन सा बंदा? सिर्फ उनके घर में जनरेटर लगे, उनको फिक्र नहीं है इस चीज की। उनके घर में ऐसी लाइट नहीं आती, वो बिजली के बिल नहीं भरते वो लोग। हम बिजली के बिल भी भरते हैं, हमारे पास लाइट भी नहीं है तो ज्यादा बिल भी आता है हमारे पास। हम जाते हैं भाई ये बिजली का बिल ज्यादा आ गया, अब किसी का कुछ हो नहीं सकता, सॉल्वमेंट कराओ इसकी। हम बिजली यूज नहीं कर रहे। जी जी, जिन्होंने अरबों रुपए देने हैं वहां से नहीं देते। किसी की जरूरत नहीं उनके बंगले पे भी जाए, खुदा की कसम कोई नहीं जा सकता, ना पुलिस ना कोई भी, ना रेंजर, कोई भी नहीं जाती उनके दफ्तरों पे, सियासतदानों के दफ्तरों। बिल्कुल, जिन्होंने अरबों रुपए लूटा हुआ है वो ये बिजली के बिल कोई नहीं देता। आपने मैंने देने हैं, फौरन यहाँ से पकड़ेंगे, गाड़ी में डालेंगे, चल भाई। ये हाल है इस मुल्क का। जी व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एनर्जी के हवाले से। फिस्कल 15 में जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने बजटेड जो सब्सिडी थी वो 36 बिलियन थी, और अब फिस्कल 16 के लिए ये सब्सिडी जो है वो 36 बिलियन से कम करके 20 बिलियन की है। सो 16 बिलियन का इम्पैक्ट पावर सेक्टर में फर्दर ट्रांसलेट होगा। पावर टैरिफ में मजीद इजाफे का खदशा है, और अगर इजाफा होता है आगे आने वाले दिनों में तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की और कराची की खास तौर पर जो इंडस्ट्रीज हैं उस पर क्या पड़ेगा, आम बंदे पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और बिजनेस सेक्टर जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है एनर्जी के बहरान के हवाले से। सेकुलर डेट का मसला अपनी जगह पर खड़ा है इस बजट में, उसको भी नहीं छेड़ा गया। उसके पैसे को कैसे एडजस्ट करना है वो इशू अपनी जगह पर मौजूद है। सो ओवरऑल इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रिस्पेक्टेबल इफ्तिखार वोहरा साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू जी। इफ्तिखार साहब, बुनियादी सवाल, एनर्जी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। पिछले 2 बरसों में वफाकी हुकूमत ने काफ़ी एफर्ट्स की हैं कि एनर्जी का मसला रिजॉल्व करें, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनिशिएट किए गए और उसको क्रेडिट भी देना चाहिए, लेकिन सेकुलर डेट का मसला रिजॉल्व नहीं हुआ, वो अभी भी पाइलअप कर रहा है। गवर्नमेंट ने कोट किया है, ऑफिशियल स्टैट्स हैं, 250 अरब रुपए का सेकुलर डेट जो है वो पाइलअप हो चुका है। सो मसला रिजॉल्व नहीं हुआ। फर्दर के इलेक्ट्रिक की जो सब्सिडी है 16 बिलियन वो भी फेज आउट हुई है। तो सर इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, हुकूमत को इस मामले में बड़ी सीरियस एफर्ट्स करनी चाहिए। एनर्जी का जो इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान की इकॉनमी को जो इस वक्त इफेक्ट कर रहा है वो एनर्जी है। एनर्जी से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उसमें एनर्जी की प्राइसेस भी है, एनर्जी की शॉर्टेज भी है, स्केर्सिटी भी है कि एनर्जी अवेलेबल ही नहीं है। उसमें ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस इतनी कम हुई हैं, थोड़ा सा इन्होंने एडजस्टमेंट की थी,
लेकिन उस एडजस्टमेंट में उतना फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि फिर और उस पर कई ये मल्टीपल टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। फिर एक और इंडस्ट्री के ऊपर एक और जो नया इन्होंने जो इशू करा वो GIDC है, शायद आपके नॉलेज में होगा। तो वो जो गैस की, क्योंकि गैस भी यूटिलाइज की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी इंडस्ट्री के ऊपर होती है, तो वो एक और ओवर बर्डन कर दिया गया है सारी इंडस्ट्री को। इसलिए हमारी हुकूमत से जो गुजारिश थी, हम बार बार इनको कह रहे हैं कि, और ये IMF की सारी डिक्टेशन होती हैं कि जी आप इसमें सब्सिडी जो है वो कम करें। वो जो अब जो वो इनको डिक्टेट करते हैं या जो एडवाइस करते हैं वो एक इंटरनेशनल सिनेरियो के मुताबिक बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत को हमारी ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक देखना चाहिए कि ऑलरेडी यहाँ पर कितने मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमारी कितनी मईशत कितनी इफेक्ट हो रही है। और एनर्जी तो एक बहुत बुनियादी, हमारा एक रॉ मटेरियल भी आप समझ सकते हैं, एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है हर इंडस्ट्री के लिए। तो मैं हुकूमत को कहूँगा कि ये जिस तरह भी ये 16 बिलियन की अगर ये जो, और नेपरा से भी हमारी मीटिंग होती रहती हैं, तो जो ये सारी प्राइसेस जो है वो नेपरा तय करता है KESC के साथ मिलकर, क्वार्टरली उनकी जो मीटिंग होती है। तो हमारी दोबारा गुजारिश होगी कि ये जो इसके ऊपर जो और टैक्सेस और लेवीज जो हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, उनके अंदर इसको एडजस्ट किया जाए। ठीक है, तो इफ्तिखार साहब ये बताएं, जो सब्सिडी जो फेज आउट करने की स्ट्रैटेजी है ये तो अभी से नहीं है, बहुत पहले से है, और वो इसलिए है कि जो टैक्सेस हैं उनको भी एडजस्ट करना है, इक्विटेबल टैक्सेशन सिस्टम की तरफ भी हमने बढ़ना है, नई रिफॉर्म्स भी लानी है। लेकिन पॉइंट ये है कि ना तो हम टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स ला पाए हैं, ना हमने अपने टैक्स सेक्टर को एक्सपेंड किया है, एनर्जी का मसला रिजॉल्व नहीं हुआ, सर्कुलर डेट अपनी जगह पर मौजूद है। तो सर आप समझते हैं क्योंकि रिफॉर्म्स आई नहीं तो सब्सिडी को फेज आउट करना एक बेहतर स्ट्रैटेजी? जी नहीं, बिल्कुल ये बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं है। हम यही तो बार बार जब हमारी कई मुलाकातें होती रहती हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और ये सारी टैक्सेशन सिस्टम को जब तक रीस्ट्रक्चर ये सारा सिस्टम नहीं किया जाएगा, ये एक एडहॉक बेसिस पे सारी चीज़ें ये किस तरह करते हैं कि जी पिछले साल का कितना हमारे पास जो रेवेन्यू और जनरेशन कितनी थी, अगले साल के लिए अब और टारगेट हम बढ़ा देते हैं और टैक्सेस लगा देते हैं लोगों पर। हमारी गवर्नमेंट का ये फोकस होना चाहिए था कि वो सबसे पहले एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाएं या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जो ऑलरेडी जो पाइपलाइन के अंदर जो मंसूबे चल रहे हैं, ताकि ज़्यादा एनर्जी, फिर ताकि एक जो प्राइवेट जो जनरेशन कर रहे हैं ताकि उनकी एक मोनोपोली भी। यानी सर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स को कनेक्ट करना सब्सिडी को फेज आउट करने के साथ बेहतर था, लेकिन क्योंकि रिफॉर्म्स की नहीं तो सब्सिडी फेज आउट नहीं करनी चाहिए थी, ताकि उसका अगर डायरेक्ट फिर अगर हम पर ये बोझ डाल दिया गया इंडस्ट्री के ऊपर तो ये एक और ज्यादती हो जाएगी जो ऑलरेडी मैंने बताया कि ओवर बर्डन है। हमारे कराची की अगर स्पेशली आप बात करें तो हमारे यहाँ पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कुछ बेहतर दूसरे जो कंट्री के एरियाज हैं उनसे बेहतर अगर सप्लाई मिल भी रही है तो इसका ये मकसद नहीं है कि हमें उसमें, कुछ इंडस्ट्री तो रोज 80,000 से 1 लाख रुपए का पानी खरीद रही है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो सर ये बताएं कि कंडेम करेंगे, जी बिल्कुल इसको मुस्तरद करेंगे और हुकूमत को ये कहेंगे ये जो सब्सिडी का जो इम्पैक्ट आएगा वो इसको कहीं किसी और जगह से एडजस्ट करें और हमारे बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं कराची के अंदर वो बिल्कुल ना बढ़ाए जाए। ठीक है, तो सर अभी जो बजट आया था उसमें आपने प्रपोजल दिया था कि आगे आने वाले दिनों में अगर आपका टैक्सेशन का मसला हल नहीं होता, आप ज्यादा रेवेन्यू नहीं कमा पाते, और जो कि नजर भी आ रहा है, तो आपने प्रीएम्प्ट किया था इसको कि ये बढ़ सकता है और प्रपोजल दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं जी, हमने उनको बहुत ज़्यादा ऐसी तजावीज़ दी थी जो हम ये चाह रहे थे कि ये जो इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने के लिए हमने इनको बड़ी प्रपोजल दी थी कि आप अपना टैक्स बेस ब्रॉडन करें। जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रही है, जो इंडस्ट्री चल रही है वो आज पहले ही बड़ी मुश्किल से चल रही है, उन पर ये सारा बोझ ना लादा जाए। जैसे इन्होंने अब ये किया कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इन्होंने 500 बिलियन रुपीस के रेवेन्यू के अंदर एक और टारगेट बढ़ा दिया। जो पिछले साल 2600 बिलियन का था वो इन्होंने 3100 बिलियन कर दिए। अब ये 3100 बिलियन जो इन्होंने किया तो ये 500 बिलियन के डेफिनेटली नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो कहाँ से पूरा करेंगे? तो जो टैक्सेस लगेंगे तो उसके लिए इन्होंने कोई ऐसा हमें बजट के अंदर कोई ऐसी चीज़ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं की कि ये 500 बिलियन किसी नई जगह से आएंगे, नए टैक्स पेयर को ढूंढेंगे, या हमें जो लग रहा है वो प्राइमा फेसी कि ये उन्हीं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे लग जाएंगे ये फिर। और वो उन्होंने बता दिया कि जी हमने जी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड पे जी इतने पैसे बढ़ा दिए, जी बैतुल माल पे बढ़ा दिए, जी हमने यहाँ ये जी जो PSDP प्रोग्राम है जी इस पे इतने पैसे बढ़ा दिए, जी सूबों को इतने पैसे हम ज़्यादा दे देंगे। तो ये सारे टैक्सेस कहाँ से आएंगे? जब ये उसी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे लगेंगे तो वो फिर डेफिनेटली वो भी पास ऑन कर देंगे अपनी प्रोडक्ट पर। समझते ना इंसाफी है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे बोझ डालना, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर बोझ डालना
और फिर अगर ये बिजली का भी, ये इलेक्ट्रिसिटी का भी अगर ये इशू इस तरह किया गया तो ये एक के साथ दूसरा ये मिस्टेक करते जाएंगे जो हमारी ऑलरेडी इतना फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। और लोग जो बिजनेस कम्युनिटी है इस वक्त बिल्कुल, मैं आपको बड़े कैटेगोरिकली ये मैं कहूँगा कि ये जो क्लाइमेट है इस वक्त, बिजनेस क्लाइमेट हमारे यहाँ एक बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट नहीं बनी हुई हमारे यहाँ। जो इस वक्त की जो फिजा बनी हुई है, खासतौर पे जो FBR की जो डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज, डिस्क्रिशनरी पावर्स उनको दे दी गई हैं, तो उनके ऊपर ये सारी चीज़ें अगर ओवर, तो आगे जो लोग काम कर भी रहे हैं उनके लिए इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है कि वो लीगल जो एक फ्रेमवर्क में रहते हुए काम करें। तो देखें, इसलिए लोग प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। देखें कितनी पूरी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। दुबई के अंदर सेकंड नंबर पर है पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। बहुत तो सारा कैपिटल क्या है, जो सारा एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल हम नहीं चाहते। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वी आर डेडली अगेंस्ट दैट कि जी इस किस्म की ये सारी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर होनी चाहिए। तो सर मुझे ये बताएं, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, आप शायद बेहतर तौर पर रोशनी इस पर डालिएगा कि कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, वही पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा उसका शेयर है, सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा शेयर है। तो सर अगर ऐसा शहर जो पाकिस्तान के लार्जर ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो उसके लिए तो एक अच्छा पैकेज होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों है कि अभी तक 650 मेगावाट का के इलेक्ट्रिक का मसला वो पेंडिंग है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये जो मजीद सब्सिडी जो 16 बिलियन की कम की है वफाकी हुकूमत की तरफ से, के इलेक्ट्रिक रेट बढ़ाएगी, आपने बताया कि इससे मजीद नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सर ऐसा क्यों है कि इसके लिए एक स्पेशल मराठी पैकेज नहीं दिया गया जैसे खैबर पख्तूनख्वा को? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी सही एक पॉइंट उठाया है और ये हमें बड़े अफसोस के साथ ये बात हम करते हैं सारे जो हमारे जो चैम्बर्स के जो भी हमारे जो सारे लीडरान भी हैं कि ये कराची को बिल्कुल एक इग्नोर किया जाता है। कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जितनी सिचुएशन ख़राब रही है इतने बड़े शहर में, वो हमें KPK को जो पैकेज है हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ भी डेफिनेटली बड़ी वहाँ पर तबाही व बर्बादी रही है, लेकिन जो एक रोल हमारा है जो इकॉनमी के अंदर हमारे यहाँ ज़्यादा इफेक्ट आया है क्योंकि एक मेजर चंक हमारा है रेवेन्यू जनरेशन में। जैसे आपने खुद फरमाया सर्विसेज सेक्टर में हमारी जो भी खिदमात हैं, कराची इतना बड़ा शहर है, 2 करोड़ 20 लाख लोगों की आबादी का एक शहर है। तो हमें बड़ा अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि हुकूमत बिल्कुल कराची की बिजनेस कम्युनिटी की को ना कोई बात सुनती है ना तवज्जो दे रही है। एक स्पेशल पैकेज आना चाहिए कराची के लिए, इनको अनाउंस करना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कराची की रिप्रेजेंटेशन वफाकी हुकूमत में इतनी इफेक्टिव और जानदार नहीं रही पिछले 7-8 वर्षों में? शायद इस वजह से कराची ज़्यादा इग्नोर होता गया है कौमी धारे से, और नौबत यहाँ पर आप पहुँची है कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, बिजली का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर भी ख़राब रही। तो आप समझते हैं कि ये एक पिवटल एक मेन रीज़न हो सकता है? देखिए मीडिया, आप मीडिया के लोग हैं, आप बेहतर इस बात को जज कर सकते हैं, लेकिन देखिए एज ए बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस कम्युनिटी वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन विद एनी पार्टी। हम तो जो पार्टी जो सही काम कर रही होगी हम कहेंगे जी ये आपने काम ठीक किया है, और अगर वही पार्टी कोई गलत काम करेगी तो हम कहेंगे जी ये बात हम आइडेंटिफाई करेंगे ये काम गलत आपने किया है। असल तो हम जो वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत दोनों को ये बताना चाह रहे हैं कि कराची शहर के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं। इन मसाइल के बावजूद कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इतनी रिजिलियंट बिज़नेस कम्युनिटी, क्योंकि बड़े यहाँ पर सीजनड लोग हैं, बड़े पुराने बिजनेस मैन यहाँ बैठे हुए हैं, जितने सारे बड़े बिजनेस ग्रुप हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं, और कुछ अब वहाँ भी जाके इन्वेस्टमेंट करें तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये एक हमारा एक कल्चर है, बिजनेस कल्चर है। तो आप जो कराची के मसाइल हैं वो यहाँ पर आएँ, बैठें, हमसे डिस्कस करें और इन मसाइल को हल करें। ये आपकी रेवेन्यू जनरेशन और बढ़ जाएगी। ये यहाँ अगर हम कंसल्ट करके करेंगे तो ये और बढ़ेगी। इतने बुरे हालात में अगर हम इतना बड़ा अगर 65% अगर हमारा शेयर है और एक स्टेडी ग्रोथ फिर भी चल रही है, तो क्या आप ये नहीं समझते या क्या ये लॉजिक काफी नहीं है कि अगर हमारी ये चीजों पर गौर किया जाए, और ये किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल चीजें को हम ये नहीं कह रहे हैं सर, लॉजिक पॉलिसी मेकर को समझनी चाहिए। तो वो नहीं है, तो आपके मीडिया के तवज्जुह से हमको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप कराची शहर को जितनी सहूलतें देंगे उतनी आपकी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगी। पूरे मुल्क को ये उसकी एक जो कराची से जो एक लहर चलती है वो पूरे मुल्क को मुतासर करती है। तो यहाँ की बेहतरी, यहाँ की डेवलपमेंट वो पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। जो नेशनल इनकम में
का हिस्सा है, वो आप समझते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में कम होता जाएगा या हो सकता है? क्योंकि टेररिज्म की कार्रवाइयाँ यहाँ रही हैं, बिजनेस काफ़ी हद तक शिफ्ट भी हुआ है आउट ऑफ कंट्री, पंजाब की तरफ भी, और अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इवन अपनी मीटिंग जो हैं वो दुबई में, सिंगापुर में, मिडिल ईस्ट में कंडक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ फियर। तो आप समझते हैं कि और फिर ये जो पॉलिसी जो बिजनेस फ्रेंडली नहीं नजर आ रही, जैसे कि आपने फरमाया, तो आप समझते हैं कि नेशनल लेवल पर जो टैक्स में हिस्सा है कराची का, जो मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा है कराची का, जो सर्विसेज में हिस्सा है कराची का, वो कम हो सकता है या खदशा है उसका? नहीं, मैं आपको एक चीज़ इस तरह मिसाल देता हूँ, जैसे एक जिस तरह कोई भी ज़रखेज़ मिट्टी होती है ना, जो भी उसमें चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी मौसम आते रहे, वो उसकी फसल हमेशा अच्छी होती है। तो कराची की जो बिजनेस क्लाइमेट है, ये कराची की जो एक बिजनेस कल्चर है, ये जो कराची की जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं, और ये बिजनेस ये सोचते ही बिजनेस हैं, यूं अब मैं ये कहना चाहूँगा। तो ये अगर हम यही चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें, अगर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दिया जाए, या एक एज ए मेगा सिटी, एज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी इसको और बेहतर कर दिया जाए, और जो इतने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब अल्लाह का शुक्र है बदतरीन सिटी, या एनर्जी के प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर दिया जाए, जो पानी का मसला, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये और डबल हो जाएगा आपका रेवेन्यू यहाँ पर, और लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। लोगों का जो एक मैं समझता हूँ एक फोकस हो जाएगा कराची की तरफ। कराची का नाम पूरी दुनिया में एज ए इंटरनेशनल सिटी जाना जाता है, और उसका एक बहुत बड़ी पहचान है। हम उस पहचान को और आगे एक देना चाहते हैं, एक इसको मॉडल सिटी बनाना चाहते हैं। वफाक ने तो उतना सपोर्ट नहीं किया, अब क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो फंड्स हैं वो सूबों के पास हैं, तो अब सूबाई हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मसाइल जो कि देर पा हैं और बहुत अरसे से हल नहीं हुए, और वफाकी हुकूमत ने भी नहीं किए, वो हल कर दे? लेकिन पिछले 7 साल से एक ही पार्टी की यहाँ हुकूमत है, और वो हम पिछले 7 साल से देख रहे हैं कि यहाँ कराची के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। ठीक है। और इस दफ़ा भी हम क्योंकि देखें, हमारा काम है कि एक डायलॉग करना, हम बिजनेस कम्युनिटी, हम कोई वो नहीं कर सकते, तो हम उनसे राब्ते में भी रहते हैं, उनको हम बताते भी रहते हैं। अभी भी इनके प्रोविंशियल बजट के लिए भी हमने अपनी सारी प्रपोजल दी हैं, और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि ये चीज़ें अगर आप यहाँ बेहतर करेंगे तो जो सूबाई रेवेन्यू भी है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है कराची में, जो प्रोविंशियल टैक्सेस आप कह लें, तो ये और बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे जो विजनरी जो एक लीडरशिप होती है वो उसका फकदान। ठीक है सर, अब फाइनली मुझे बताएं कि के इलेक्ट्रिक अगर आगे आने वाले दिनों में रेट बढ़ाएगी, जो कि कमर्शियल इदारा है और जो कि इस हवाले से तमाम स्टेप्स लेता भी है, तो वो अगर रेट बढ़ाता है तो इसका कितना मनफी असर पड़ेगा उन तमाम ट्रेड बॉडीज पर जो कि कराची चैम्बर के साथ मुंसलिक है? डेफिनेटली जी, देखिए हमारी 7 इंडस्ट्रियल टाउन एसोसिएशन है जो हमारे साथ एफिलिएटेड हैं, वो जो कराची के बड़े बड़े जो 7 जो हैं, जैसे साइट है, काटी है, बिन कासम अथॉरिटी है, फेडरल बेरिया है, न्यू कराची है, तो वो डेफिनेटली उनके ऊपर असर पड़ेगा। ऑलरेडी वो बड़े मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, तो हमारी एक दरख्वास्त होगी वफाकी हुकूमत से, क्योंकि वो और उन्होंने ही उनसे कंसल्ट करके करने के इसी कि ये सारा जो बोझ है ये इंडस्ट्री पे ना डाला जाए। ठीक है, भारत लेट्स सी सर के इलेक्ट्रिक का स्टेप आने वाले दिनों में क्या होगा, वो कितना इसको डिले करते हैं, और सूबाई हुकूमत खास तौर पर इस हवाले से क्या रोल प्ले करती है सूबाई बजट में। इफ्तिखार साहब, आपसे डिटेल में बात हुई सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क पाकिस्तान ने अगर सस्टेनेबल बेसिस पर तरक्की करनी है तो उसका एक ही नुस्खा है, और वो है बिजली का बहरान ख़त्म करना। अभी तक बिजली का बहरान ख़त्म नहीं हो रहा, और कराची में हमने देखा कि के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी वफाकी हुकूमत ने 16 अरब रुपए मजीद कम की है, जिसकी वजह से अंदेशा है कि आगे आने वाले दिनों में बिजली के नर्ख मजीद बढ़ेंगे। एक और इशू हमें नज़र ये आया है अभी तक पिछले 7 बरसों में कि जूं जूं बिजली के नर्ख बढ़े हैं,
वैसे वैसे लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ है और बिजली चोरी में भी इजाफा हुआ है। तो एक बार फिर अगर बिजली के नर्ख बढ़ेंगे तो लोड शेडिंग और इसके अलावा जो चोरी है वो मजीद बढ़ेगी। और उसके रिस्पांस में सूबाई हुकूमतों ने लोड शेडिंग को कम करने के लिए और चोरी को कम करने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं लिए। बहरहाल हमने आज के इस प्रोग्राम में बिजनेस कम्युनिटी से बात की, प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स KCC आए और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिजनेस कम्युनिटी पर इसके इंतहाई मनफी असरात पड़ेंगे। बजट से वो मुतमईन नहीं है, लोड शेडिंग अपनी जगह पर मौजूद है, तो अगर इफेक्टिव इकदाम ना किए गए, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज ना किया सूबाई हुकूमतों ने ख़ास तौर पर, तो सस्टेनेबल बेसिस पर हमें हमारी माशी तरक्की नज़र नहीं आ सकती। बहरहाल देखना यह है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें किस तरह मिलकर इफेक्टिवली अपनी स्ट्रैटेजीज को बेहतर तौर पर विजिबल एक्शन में कन्वर्ट करती हैं। हमारी तरफ से यही कुछ। आदिल जिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।